हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे जीओसी के लेक्चर्स और आज उसमें देखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसका कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। इट इज डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए कॉन्जुगेटेड स्पीसीज। जिनके लिए हम रेजोनेंस पढ़ा है उन्हीं के लिए टर्म ही है difference in energy of resonance hybrid and most stable canonical form of a species conjugated species in the sense कि वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है आयन भी हो सकता है। तो जरा देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। अगर हमको जैसे मान लेते हैं हमको रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अगर एनिलीन डिफाइन करना है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनिलीन उसका क्या मतलब होगा। तो एनिलीन के हमने कई बार कॉन्जुगेटेड डायग्राम बनाए हैं कैनोनिकल स्पीसीज। अब जरा देखो, एनिलीन के ये थे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एनिलीन के ये थे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। एनिलीन के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देखा, कैसे स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम। एक बार फिर से उस स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं और ये है ये है 5 कैनोनिकल फॉर्म एनिलीन के। ये है 5 कैनोनिकल फॉर्म एनिलीन के। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, चलो ये 1 2 3 4 5, इसमें हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देखा, रूल्स बताए, उसको देखिएगा जरूर। तो इसमें स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, किस बेसिस पे, वो सब कराया गया, बहुत सारे एग्जांपल उसमें कराए थे। आज भी हम लोग रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब एक सिंगल लेक्चर में करा दूंगा मैं, आपको इस बात कोई दिक्कत नहीं होगी रेजोनेंस एनर्जी कंपेरिजन करने में। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, सबसे ज्यादा 1:5, 1:5 स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन। उसके बाद आएगा नंबर 2:4, 2:4, और सबसे बेकार लिस्ट स्टेबल जो है इसमें वो थर्ड था। किसी को हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे दिखाया, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी दिखा देते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबल फॉर्म किसी भी कॉन्जुगेटेड स्पीसीज का क्या होता है, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हम इस चीज को पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे दिखाए तो जितना स्टेबल उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही लो होती है, जो स्ट्रक्चर जितना स्टेबल उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही लो होती है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे लो लेवल पे आएगा कौन सा, खुद रेजोनेंस हाइब्रिड। खुद रेजोनेंस हाइब्रिड वही तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। सबसे लो लेवल पे कौन सा आएगा, खुद रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी कॉन्जुगेटेड स्पीसीज का। इसके बाद कौन सा जो सबसे स्टेबल है, 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5 इक्वल है। इसके बाद कौन सा, 2 और 3, 2:3, और सबसे ज्यादा 2:4, सॉरी 2:4, 2:4, 2:4, और सबसे ज्यादा कौन सा, थर्ड वाला। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे देख लिया, जो जितना स्टेबल उसकी उतनी ही लो पोटेंशियल एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का डिफाइन करें एनिलीन के लिए क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये जो डिफरेंस है, ये प्लीज दिमाग में वो चित्र रहना चाहिए। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी, 1 चाहे 5 मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, उनकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन, मतलब एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, पी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 और 4, 1 और 5, सॉरी 1 और 5। दिस विल बी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनिलीन, दिस विल बी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनिलीन। इस तरह किसी भी कॉन्जुगेटेड स्पीसीज का हम रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन करते हैं, याद करना डिफाइन करते हैं। और बात होती है कि जब, सर ये तो बड़ा अजीब है, जरा ध्यान दीजिएगा, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है ये कि फटाफट मैंने लिख दिया ये एनर्जी ये पोटेंशियल ये। अब बात हम क्या कर रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। शुरू में मैंने खुद बोला है, आप जानते भी है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर, जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का आप एनर्जी बता रहे हैं, कहाँ से लाएंगे,
हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर की आप एनर्जी बता रहे हैं, बड़ा बढ़िया डिफिनीशन लिखा, और आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे इसको? ये बस डिफिनीशन के लिए है, ये बात बस डिफिनीशन को समझाने के लिए बनाई गई है। एक्चुअल डेटा कहाँ से आता है? फिर भी हम रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं। आप थर्मोकेमिस्ट्री में वो लेक्चर देखिएगा मेरा, उस लेक्चर की भी लिंक इस वीडियो के लास्ट में रहेगा, जिसमें हमने एक्चुअल कैलकुलेशन किया है थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन के हिसाब से, किस तरह कुछ बॉन्ड एनर्जी, कुछ हीट ऑफ कंबशन के डेटा पे हमने रेजोनेंस एनर्जी निकाला है। कैसे निकालते हैं उसको जरूर देखिएगा, इस डिफिनीशन से कुछ होने नहीं वाला। आप देखो जरा, आप किसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, कैसा? इन स्ट्रक्चर्स की, जो क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर से कैसा एनर्जी लाएंगे? तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ और है, उसमें हम निकालते हैं रेजोनेंस एनर्जी, कुछ बॉन्ड एनर्जी का डेटा, कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसके बेसिस पे हम रेजोनेंस एनर्जी को निकालते हैं। उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, आपको एक्चुअल कैलकुलेशन क्या पता चलेगा। इसमें तो हम केवल क्वालिटेटिव बात करेंगे, क्वांटिटेटिव अगर देखना है तो थर्मोकेमिस्ट्री में रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो ये चलो डिफिनीशन हो गया, ये तो डिफिनीशन हो गया कि किसी भी कॉन्जुगेटेड स्पीसीज के मोस्ट स्टेबल जो कैनोनिकल फॉर्म है उनकी एनर्जी, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दैट स्पीसीज। दैट स्पीसीज कैन बी मॉलिक्यूल और आयन, कैटायन एनायन कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है कि कैसे डिफरेंट स्पीसीज का रेजोनेंस एनर्जी, भाई निकाल तो सकते हैं डेटा अगर रहेगा, मैंने कहा वो लेक्चर देख लेना, कैसे डेटा रहेगा बॉन्ड एनर्जी का, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के हिसाब से किस तरह निकालते हैं वो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है, इसमें बस क्या है, हमको देखना है कि दो तीन स्पीसीज दी है, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा कम होगा। तो अब देखिए, अगर ऐसा कंपेरिजन करना है तो हमको बड़ा सिंपल मैंने रूल रख दिए हैं, और एक एक रूल को हम ध्यान से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बहुत सिंपल, हाउ टू कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, हाउ टू कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, एक एक चीज को ध्यान में रखना है। तो कंपेरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, एक एक चीज को ध्यान से और एग्जांपल के साथ, सारे एग्जांपल मैं करा दूंगा। पहला, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज कंपेयर्ड फॉर डिफरेंट स्पीसीज। इंपॉर्टेंट बात है, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज कंपेयर्ड फॉर डिफरेंट स्पीसीज, नॉट अमंग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द सेम स्पीसीज। किसी 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 गिवन स्पीसीज के डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म का उसमें रेजोनेंस एनर्जी नहीं कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि उनका रेजोनेंस एनर्जी तो सेम ही होगा। अब जरा देखो, रेजोनेंस एनर्जी हमेशा अलग अलग मॉलिक्यूल्स चाहे आयन की एनर्जी का हम कंपेरिजन करते हैं रेजोनेंस एनर्जी का। अब ऐसा नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, उसमें रेजोनेंस एनर्जी पूछूं, क्यों भाई? जरा देखिए यहीं से क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट जो दिखा है कि हम रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स चाहे आयन के लिए कंपेरिजन करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स के लिए नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बराबर ही आएगा। अब मान लो पूछे कि ये दो स्ट्रक्चर बना दे, जरा देखिए, ये नीलिन का उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया। अब पूछा कि इसमें रेजोनेंस एनर्जी बताइए किसका ज्यादा होगा, कम होगा, जो भी है। दो स्ट्रक्चर इसमें से, पांचों में से कुछ ड्रॉ कर दिया और पूछा कि इसमें से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। अब कितना ये फालतू सवाल है, इसमें से चाहे इसकी बात करिए चाहे इसकी बात करिए, ठीक है, अल्टीमेटली रेजोनेंस एनर्जी है क्या? आप चाहे इसकी रेजोनेंस एनर्जी बात करिए, चाहे इसकी बात करिए, चाहे इसकी बात करिए, कुछ भी बनाइए इन पांचों में से, रेजोनेंस एनर्जी है क्या? 1 और 5 की एनर्जी माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस, ये तो डिफरेंस है, ये जो डेल्टा लिखा है। अब जरा देखो, चाहे इसका आप देखिए, चाहे इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, चाहे इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर नंबर 1 का रेजोनेंस हाइब्रिड चाहे स्ट्रक्चर नंबर 3 का रेजोनेंस हाइब्रिड, अल्टीमेटली तो आप यही पहुंच जाओगे, दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड तो सेम है, दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड तो सेम है, और दोनों का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म भी सेम है, दोनों के लिए मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म भी सेम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों का रेजोनेंस एनर्जी सेम आएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि एक ही स्पीसीज के डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स का रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। वो कोई सवाल नहीं हुआ, वो कोई सवाल नहीं हुआ। अब देखो जरा, आप चाहे इसको लो, स्ट्रक्चर नंबर 1 को लो, 3 को लो, अल्टीमेटली रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबका सबका वही है, दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड तो एक ही है, दोनों का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म भी एक ही चीज है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। इसका भी मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म 1 चाहे 5 कहलाएगा, इसका भी मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म 1 चाहे 5 ही कहलाएगा, तो वो तो वही आएगा, ठीक है। तो पहला पहला बात कि अलग अलग लोगों के लिए कंपेरिजन करना है, अलग अलग स्पीसीज का कंपेरिजन करना है। कई बार क्वेश्चन में मिलेगा कि एक ही मॉलिक्यूल के क्या बना देगा, कैनोनिकल फॉर्म बना देगा, उसमें रेजोनेंस एनर्जी पूछेगा, अरे सेम होगा, सेम। अब चलिए, अब ये बात अगर हमको दिख गई कि डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट स्पीसीज है, तब क्या करें? डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, तब क्या करें?
तो सबसे पहला चेक करना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, हम जानते हैं सबसे स्टेबल फॉर्म कौन से होते हैं, पढ़ लिया हमने। सबसे स्टेबल क्या है, एरोमेटिक। उसके बाद क्या, नॉन एरोमेटिक। और सबसे बेकार जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक। तो सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, एरोमेटिक वाला, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। एरोमेटिक का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक का, और सबसे बेकार होंगे एंटी एरोमेटिक। सबसे बेकार एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल, क्योंकि जो जितना स्टेबल फॉर्म होगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर भाई स्टेबिलिटी तो भाई एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप खुद बोलते हैं, आपने तो बोला कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, अरे एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए जरा, अभी तो आप बोल रहे थे डायग्राम में कि जो जितना अनस्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही हाई होगी, अभी मैंने खुद बताया है। और यहाँ बोल रहे हैं एरोमेटिक, आपने खुद लिखवाया कि एरोमेटिक तो सबसे स्टेबल है और उनकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा है। और भाई एरोमेटिक सबसे स्टेबल, और आप बोल रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी भी उनकी ज्यादा है। आप यहाँ पे, मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन किसी का आया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप रेजोनेंस एनर्जी को आप ध्यान दीजिए, रेजोनेंस एनर्जी किसी की इंडिविजुअल की एनर्जी नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी है क्या, उस स्पीसीज का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और उसके रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस है। ये किसी दो चीजों के एनर्जी का डिफरेंस है। जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, अभी भी मैं यही कह रहा हूं, अभी भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स इन तीनों में सबसे स्टेबल होते हैं। जो कंपाउंड जितने ज्यादा स्टेबल, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल उसका रेजोनेंस हाइब्रिड का पोटेंशियल एनर्जी उतना ही लो होगा। जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसका रेजोनेंस हाइब्रिड उतनी ही लो एनर्जी पे चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंस फिर मैक्सिमाइज हो जाएगा। जितना स्टेबल स्पीसीज उसका रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही लो लेवल पे होगा। और फिर वो डिफरेंस, हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में उनका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा बहुत स्टेबल होगा, मतलब बहुत लो पोटेंशियल एनर्जी का होगा। और वहाँ डिफरेंस फिर गैप 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 एनर्जी है, ये किसी की एनर्जी नहीं है, एनर्जी गैप है, रेजोनेंस एनर्जी एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप उसका ज़्यादा हो जाएगा। प्लीज़ दोनों बातों में ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कैसा नहीं बोल रहे कि हम स्टेबल भी बोल रहे हैं और उसकी एनर्जी ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। इस बात को समझना है आपको। ये तो आप कहेंगे सर स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और फिर आप बोल रहे हैं स्टेबल भी ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा। नहीं भाई, वो एनर्जी नहीं, वो एनर्जी का गैप है, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, एरोमेटिक स्पीसीज का रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत लो एनर्जी का होता है, बहुत स्टेबल होता है, इसलिए वहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा मिलेगा कंपेरिजन टू अदर्स। तो सबसे पहले ये चेक करना है, अगर दो तीन कंपाउंड चाहे आयन कुछ भी दिए हो, तो सबसे पहले देखना है कि कोई अगर इस कैटेगरी में आ जाए तो उसको हम एरोमेटिक कैटेगरी में है, उसका एंटी चाहे नॉन नॉन से तो आगे होगा। तो पहले हम एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एक एक रूल के हिसाब से एग्जाम्पल हम करेंगे, फिर अगले रूल पर बात करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, जरा देखना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर रेजोनेंस एनर्जी, हायर रेजोनेंस एनर्जी। सबसे पहले यही फैक्टर चेक करना है, एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिक होगा तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। अब जरा देखो, क्योंकि हमने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कर लिया तो ये जानते हैं ये है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन क्या है, एरोमेटिक। फ्यूरॉन क्या है, एरोमेटिक। फ्यूरॉन क्या है भाई, एरोमेटिक, हकल रूल के हिसाब से। अब ये देखो, ये वाला कंपाउंड, इसमें ये वाला कार्बन कैसा हो गया, ये वाला कार्बन कैसा हो गया, कार्बन जो कंपाउंड नंबर 1 क्या है, एरोमेटिक। ये वाला कार्बन sp3 हो गया, sp3 आ गया मतलब ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। sp3 आ गया मतलब क्या हो गया, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक। और एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू एंटी चाहे नॉन एरोमेटिक। तो पहला फैक्टर तो हमको यही कंसीडर कर लेना है, फिर और देखेंगे। देखा, प्लीज ध्यान देना वो बात को कि भाई आप एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, इस बात का सीधा मतलब है कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी नहीं, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। क्योंकि स्टेबल चीजों का रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत लो एनर्जी का होता है, स्टेबल चीजों का रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत लो एनर्जी का होता है। ठीक है, और वहां पे एनर्जी गैप आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो एरोमेटिक वालों का नॉन एरोमेटिक से ज्यादा, एंटी से भी ज्यादा। और देख लेते हैं क्वेश्चन, और देख लेते हैं। ये देखो फिर से, ये कंपाउंड क्या है, ये हमने आयन कर लिया, ये भी क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक हकल रूल के हिसाब से ये ठीक है। ये क्या है भाई, sp3 कार्बन यहाँ आ गया, ये क्या आ गया, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, सारे एग्जांपल पहले देख के फिर आगे बढ़ते हैं। पहला फैक्टर यही कंसीडर करना है, इसका मतलब 1 की रेजोनेंस एनर्जी 2 से ज्यादा होगी। 1 की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, 2 से ज्यादा। यहाँ देखो ये नाइट्रोबेंजीन, भाई ये बेंजीन नाइट्रोबेंजीन क्या है, एरोमेटिक। अंदर रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज एरोमेटिक। ये देखो यहाँ पे कार्बन देखिए सिंपल sp3 आ गया, sp3 आ गया तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर से यहाँ भी 1 का 2 से ज्यादा हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले रूल के हिसाब से, फिर एक एक रूल को ध्यान से समझना है, एक एक रूल को एग्जाम्पल के थ्रू समझना है आपको कि रेजोनेंस एनर्जी कैसे कंपैरिजन करें। और इस वीडियो के लिंक में वो कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन रहेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं क्या इस लेक्चर में, केवल क्वालिटेटिव, किसका ज्यादा किसका कम, एक्चुअल कितना, उसके लिए क्या डेटा चाहिए, कैसे करते हैं, तो वीडियो की लिंक रहेगी। वो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं, लेकिन चीजें तो रिलेटेड है, तो आप जरूर उसको देख सकते हैं इनकेस आप चाहे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो इस फिनोमेना पे हो उसकी बात करेंगे बस, जो इस बात पे हो, बाकी हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो देखो, फिर मिल गया, फिर मिल गया। ये देखो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक, ये कंपाउंड क्या है, दोनों में पाई बॉन्ड है, लेकिन ये सीधे दिखेगा। एरोमेटिक वाला सबसे पहले चेक करना है क्योंकि सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। ये देखो, ये मिल गया, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, एरोमेटिक, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, एरोमेटिक, बेंजीन है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो ऑब्वियस है इस बार किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, 2 की रेजोनेंस एनर्जी 1 से ज्यादा होगी। यहाँ आगे, यहाँ ये देखो, ये कंपाउंड क्या है, ये देखिए एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है, ये तो नॉन एरोमेटिक है, एंटी है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो इस बार क्या होगा, 1 की 2 से ज्यादा होगी। वैसे रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक की, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, सबसे बेकार सबसे कम एंटी एरोमेटिक। और फैक्टर देखते हैं, और फैक्टर देखिए 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 यहाँ पे, ये देखिए फिर से, ये आ गया, दो दो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया क्या, एंटी एरोमेटिक, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ऑब्वियस है 2 की 1 से ज्यादा, 2 की 1 से ज्यादा। अभी तो पहले फैक्टर पे बहुत सारे मिल गए, फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। फिर देखो ये कंपाउंड, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, इसकी ज्यादा बिल्कुल 2 की 1 से ज्यादा होगी, 2 की 1 से ज्यादा होगी। जो रेस्ट क्वेश्चन है वो अगले रूल की बात करेंगे, बिल्कुल हम लोग करेंगे, जैसे रूल पढ़ेंगे उस पर बस क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, रूल नहीं याद करना है। देखते कुछ और है हमारे पास क्या, बिल्कुल मिल गया, एक और मिल गया, देखो 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 ये वाला, ये क्या है भाई, देखिए ये एरोमेटिक, एरोमेटिक आयन है, इनको क्वासी एरोमेटिक भी बोलते हैं, अकल रूल पे ये बैठेगा। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, किसकी ज्यादा होगी, 1 की 2 से ज्यादा होगी, 1 की 2 से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक की, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक की। और कोई, चलिए, तो ये हमारा पहला रूल हुआ, अभी ये हमारा पहला रूल हुआ, बिल्कुल। एक एक रूल को ध्यान से देखते जाओ। अब चलिए, ये तो डिफरेंस आपने क्रिएट कर लिया कि भैया ठीक है एरोमेटिक मिल गया, लेकिन सारे ऐसा तो है नहीं, और भी क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा तो नहीं कि सारे इस एग्जाम्पल एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाली ही देगा, लेकिन हम लोग पहले ही वही चेक करेंगे, हम लोग पहले वही चेक करेंगे। पहला फैक्टर क्या है रेजोनेंस एनर्जी के सवाल में, कभी भी दो ऐसे अगर स्ट्रक्चर हैं जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, अगर दो ऐसे स्ट्रक्चर की पूछ दिया, ये दो स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, और पूछा कि इनकी रेजोनेंस एनर्जी बताइए कम ज्यादा, तो पहले ये तो श्योर करो कि वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ना हो। अगर वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी सेम होगी, वो मैंने भी बताया है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस एनर्जी तो सेम ही होगी, अल्टीमेटली उनका रेजोनेंस हाइब्रिड सेम होगा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म उनका सेम होगा, तो डेल्टा ई भी सेम आएगा। हम बात करेंगे हमेशा अलग अलग स्पीसीज की रेजोनेंस एनर्जी में, वो श्योर करना होगा एग्जाम्पल में हमेशा। अब देखिए, अब चलिए वो फैक्टर हमको नहीं मिला, एमंग, नेक्स्ट है रूल, एमंग डिफरेंट एरोमेटिक स्पीसीज, एमंग डिफरेंट एरोमेटिक स्पीसीज। अब दे दिया दो ऐसे जो खुद दोनों ही एरोमेटिक हो, तब क्या करेंगे, अभी तक तो आप बड़े अच्छे से सेग्रीगेट कर रहे थे एरोमेटिक वाले को, आगे अब दोनों एरोमेटिक हो जाए, तीनों एरोमेटिक हो जाए, तब एमंग डिफरेंट एरोमेटिक स्पीसीज ग्रेटर द नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, greater will be resonance energy, greater the number of p orbital इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ग्रेटर विल बी रेजोनेंस एनर्जी। अब ये क्या बात हुई, जरा देखते हैं ये कौन सा फैक्टर है। ठीक है, ठीक, देखिए जरा ये सामने, प्लीज, ये है पायरोल, ये है पेरिडीन, हमने सब पढ़ लिया है, दोनों एरोमेटिक है, बिल्कुल दोनों एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक वाली तो बात कर नहीं सकते, जब दोनों ही एरोमेटिक है तो अब एरोमेटिक वाला फैक्टर तो इसमें मिला नहीं, फिर क्या करें भाई। लेकिन अंतर कहां पे, ये देखिए पायरोल में,
पायरोल में जरा देखो, पायरोल में कितने पी ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, देखो जरा कितने पी ऑर्बिटल, क्या होता है भाई पायरोल, ये सारे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन इस प्लेन में है। 4 कार्बन, अगर मैं बात करूं, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन क्या है, प्लेन में, एक प्लेन में 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन क्या है, चलो मेरे हथेली मान लेते हैं उसको, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन क्या है, एक प्लेन में, एक प्लेन में। उनके पी ऑर्बिटल बाहर निकले हुए हैं, उनके पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और आपस में पैरेलल है। हमेशा पैरेलल ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही होता है रेजोनेंस, पैरेलल ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही पाई बॉन्ड बनता है, और वही पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ही कहलाता है रेजोनेंस। अब देखो, ये 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन एक प्लेन में है, इनके पी ऑर्बिटल्स जो है, इनके पी ऑर्बिटल्स वो होंगे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, वो होंगे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और इन्हीं पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, इन्हीं पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से क्या होगा, रेजोनेंस। ठीक है, एरोमेटिसिटी होगी। इनमें कितने ऑर्बिटल बोला है मैंने, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके डिलोकलाइजेशन से होगा क्या, रेजोनेंस। इसमें जरा देखिए, अब पिरिडीन में देखिए कितने पी ऑर्बिटल आ जाएंगे, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, 5 होंगे कार्बन के पी ऑर्बिटल और 1 होगा नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल। अब क्या देखे, क्या लिखा था रूल पर, फिर से पढ़े रूल, अगर दोनों ही एरोमेटिक हो जाए, दोनों ही एरोमेटिक हो जाए तो क्या देखेंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, तो वो ज्यादा, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। तो सामने भाई क्या है, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल है, इसमें है कितने ऑर्बिटल, 6 पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इसमें कितने हैं, 5 पी ऑर्बिटल्स, इसमें है 6 पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और इसमें है क्या, 5 पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो ऑब्वियस है कि 2 की रेजोनेंस एनर्जी 1 से ज्यादा होगी। ये फैक्टर जरा ध्यान देना, पहले दोनों एरोमेटिक हो गए तो कुछ तो चाहिए हमको, अगर दोनों एरोमेटिक हो गए तो जिसमें ज्यादा पी ऑर्बिटल हो उसमें ज्यादा दूर तक कॉन्जुगेशन होगा, मतलब यही है, ज्यादा पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, और जितना डिलोकलाइजेशन होगा उतना ही रेजोनेंस हाइब्रिड लो लेवल पे चला जाएगा, उतना ही रेजोनेंस हाइब्रिड लो लेवल पे चला जाएगा, और फिर एनर्जी गैप, मोस्ट स्टेबल केमिकल फॉर्म से एनर्जी गैप ज्यादा मिलेगा। तो पिरिडिन की रेजोनेंस एनर्जी पायरोल से ज्यादा है। अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, नेक्स्ट फैक्टर, चलिए अब ये भी बात सेम हो गई, अब कह रहे हैं कि भाई अगर अगर नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल ऑल्सो सेम, ऐसा भी हो सकता है कि दो एरोमेटिक हो, उनके पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, पी ऑर्बिटल भी सेम हो जाए, तो देखिए तब क्या करेंगे, इफ नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो सेम देन लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोन पेयर डोनर। ठीक है, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देता है, भाई ऑब्वियस है, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अगर दो ऐसे स्पीसीज, दो या तीन, जिनमें क्या है, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल बराबर है, एरोमेटिक भी हैं सबके सब, तो जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर डोनर होगा, जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोन पेयर डोनर होगा, दैट विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी, दैट विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। देखिए बिल्कुल एग्जांपल के साथ सामने, दैट विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। चलिए मैं चाहता हूं कि इसमें एक और चीज को बढ़ा दिया जाए, एक और नहीं तो इसमें एक और हम बढ़ा देते हैं, थायोफिन का भी एग्जाम्पल यहीं पे बढ़ा देते हैं, थायोफिन। आप जरा देखो इन तीनों को देखो, चलिए 1 2 3, सामने एग्जाम्पल किसका, थायोफिन, ये है थायोफिन पहला सल्फर वाला, फिर फिरॉन, फिर पायरोल। इसने पूछ दिया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इनमें रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, थायोफिन, फिरॉन, पायरोल में रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। सबसे पहला फैक्टर एरोमेटिसिटी चेक करेंगे, वो आप चेक करने से रहे, तीनों ही एरोमेटिक, तीनों ही हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, हमने पढ़ लिया कल में, तो वो फैक्टर तो गया। फिर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, तीनों में 5-5 हैं। अरे देखो ना, इसमें 4 कार्बन के पी ऑर्बिटल होंगे, एक सल्फर के, इसमें होंगे 4 कार्बन के, एक ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, इसमें नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल भी सेम हो गए। अब क्या फैक्टर, अब आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर। ठीक है, ये दोनों बातें आप भाई को कुछ तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस चाहिए, देखा हम हायरार्की वाइज कर रहे हैं कि कुछ तो मिले, ठीक है, ये नहीं मिला तो चलो अगला फैक्टर। अब अंतर क्या है, तीनों में आपने देखा, तीनों में ही आपने लोन पेयर को, यहां सल्फर के लोन पेयर को, एक लोन पेयर को
यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर को, यहाँ एन के लोन पेयर को आपने एरोमेटिसिटी में काउंट किया है 6 पाई इलेक्ट्रॉन में आपने, क्योंकि वो लोन पेयर है डिलोकलाइज्ड और आपने उनको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट किया है, हकल लोन में यूज किया है। तीनों में ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है और लोन पेयर जो है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। अब इसमें क्या करें, तो आसानी से ऐसे केस में फिर उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा जो अच्छा लोन पेयर डोनर हो, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो पता ही है, इसमें सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है इन दिनों में, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। अब आंसर भी सामने है, तो सबसे अच्छा लोन पेयर डोनर कौन सा हो जाएगा, पहला। इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी होगा। अब यहां से हम रेजोनेंस एनर्जी आसानी से लिख सकते हैं, तो यहां से रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी, थायोफीन में, फिर पायरोल में 1 3, और सबसे बेकार फ्यूरॉन 1 3 2। थायोफीन में एक और फैक्टर है, एक तो बड़ी अच्छी बात है, सल्फर। सल्फर है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा लोन पेयर डोनर है। साथ साथ में सल्फर जो है एलॉन्ग विथ पी ऑर्बिटल अपना डी ऑर्बिटल भी रेजोनेंस में लगा सकता है। सल्फर के पास क्या है, डी ऑर्बिटल, एलॉन्ग विथ पी पाई रेजोनेंस, वहां पे पी पाई रेजोनेंस भी हो सकता है। दोनों फैक्टर सपोर्टिंग है कि थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी इन लोगों से तो ज्यादा ही होगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा फैक्टर, ये हो गया तीसरा फैक्टर। ठीक है, जो बढ़िया लोन पेयर डोनर होगा मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी रेजोनेंस एनर्जी बाकी से ज्यादा होगी। अब चलिए, अब फिर से, अब तक तो हो गई बात भाई एरोमेटिक वालों की। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे कंपाउंड एरोमेटिक ही दिया जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं नॉन एरोमेटिक स्पीसीज की ओर, नॉन एरोमेटिक स्पीसीज की ओर। एमंग नॉन एरोमेटिक स्पीसीज, द स्पीसीज, ये बड़ा स्पेशल फैक्टर है, द स्पीसीज विथ लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन मतलब है कॉन्जुगेशन इन सर्टेन डायरेक्शन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो एक सिंगल डायरेक्शन में हो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो अभी देखेंगे हम, या तो लेफ्ट वाइज हो, ठीक है, राइट डायरेक्शन में हो, क्लॉक वाइज हो, चाहे एंटी क्लॉक हो, मिक्स डायरेक्शन ना हो, उसको बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। अब ये मिक्स डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, जब हम उस कंपाउंड के चाहे आयन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा। एमंग नॉन एरोमेटिक स्पीसीज, द स्पीसीज विथ लीनियर कॉन्जुगेशन, conjugation in certain direction have more resonance energy than those with cross conjugation। अब देखते हैं लीनियर और क्रॉस की बात क्या है। मतलब लीनियर कॉन्जुगेशन वालों की रेजोनेंस एनर्जी क्रॉस वालों से ज्यादा होती है। देखिए देखिए, बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। लीनियर कॉन्जुगेशन वालों की एक तो आया, एक तो आया, जितने भी एग्जांपल है सब कर लिए। अब देखिए ये लीनियर और क्रॉस का मतलब क्या है, ये देखो, इसमें आप जरा बनाइए एरो, इसमें अगर हम एरो बनाए, ये देखो इसको अलग से देखते हैं, मान लो ये कंपाउंड को अलग से देखिए, इसमें आप कॉन्जुगेशन दिखाएंगे तो क्या ऐसे बनाओगे फिर ऐसे बनाओगे, मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, बस फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन। आप या तो पूरा एरो इधर दिखाएंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, या हो सकता है कोई पूरा एरो इधर दिखाए, या तो पूरा एरो इधर दिखाएंगे या तो पूरा एरो इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। यही है लीनियर कॉन्जुगेशन। दिस इज लीनियर कॉन्जुगेशन, सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सर्टेन, या तो इधर कर दीजिए या तो इधर कर दीजिए, ये है लीनियर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इन फिक्स डायरेक्शन, कॉन्जुगेशन इन अ फिक्स डायरेक्शन। इसमें जरा देखो, इसमें क्या है, पाई, इस पाई का, इस पाई बॉन्ड का इससे कॉन्जुगेशन है, और ऐसे भी कॉन्जुगेशन है। जरा देखो इस पाई बॉन्ड का, आप देखेंगे डायरेक्शन जरा कुछ इस टाइप का, मिक्स डायरेक्शन टाइप का है, इधर कॉन्जुगेशन है, इस डबल बॉन्ड का ऐसे भी कॉन्जुगेशन है, और उस पाई बॉन्ड से भी कॉन्जुगेशन है, इस पाई बॉन्ड का ऐसे भी कॉन्जुगेशन है और उधर भी कॉन्जुगेशन है। आपको कुछ मिक्स डायरेक्शन जैसा दिख रहा है, देखो इसको, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये है क्रॉस और ये है लीनियर, ये है लीनियर। इसका मतलब, और किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, लीनियर वाले की क्रॉस वाले से ज्यादा, लीनियर वाले की क्रॉस वाले से ज्यादा। तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, 2 की 1 से ज्यादा, 2 की 1 से ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल, 2 की 1 से ज्यादा। और देखो मिल गया ऐसा और एग्जांपल, ये देखो। अब आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। इसमें लोन पेयर देखो, आपको बस कॉन्जुगेशन का सोचना है किस तरह दिखाएंगे हम। इसमें लोन पेयर क्या है, इधर भी कॉन्जुगेशन में है, इधर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब इसमें क्या है लोन पेयर, जरा देखो इसमें, इसमें जब एरो बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, इसमें ऐसे, ऐसे,
पूरा का पूरा एक सिंगल डायरेक्शन को भाई ऐसे दिखाओगे, सॉरी, पूरा का पूरा आप एक सिंगल डायरेक्शन में, चलिए मान लेते हैं ये कौन सा एंटी क्लॉक जैसा डायरेक्शन दिखाएंगे, पूरा का पूरा मिक्स डायरेक्शन नहीं है इसमें, जो भी है लीनियर का मतलब लाइन में नहीं समझना है, एक किसी सर्टेन डायरेक्शन में क्लॉक वाइज हो पूरा एंटी क्लॉक हो, ऐसा मिक्स ना हो कि आधा इधर क्लॉक वाइज इधर एंटी क्लॉक, कुछ मिक्स डायरेक्शन है। तो ये हो गया क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, और ये हो गया लीनियर कॉन्जुगेशन। तो ऑब्वियस है किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, टू की एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी वन से ज्यादा, वन से ज्यादा, टू की रेजोनेंस एनर्जी वन से ज्यादा। लेकिन जब भी लीनियर और क्रॉस करना है, याद रखिए, ठीक है, तो दिख रहा है कि लीनियर का सर्टेन डायरेक्शन वालों का क्रॉस से जाना ज़्यादा होता है। तो पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो एक ही मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर ना हो, पहला तो अलग अलग चीज़ें हों, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हों तभी आप कर पाएंगे। फिर से एक ही मॉलिक्यूल के कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो ना हो, ये ध्यान देना है। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि उनमें नंबर ऑफ जो पी ऑर्बिटल्स है, ओवरऑल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लोन पेयर सब बराबर। आप देखिए ना इसमें जो भी कॉन्जुगेशन में दो पाई बॉन्ड एक लोन पेयर दोनों में थे, दो पाई बॉन्ड एक लोन पेयर दोनों में थे, तब ये कंपेरिजन सही होगा, तब ऐसा कंपेरिजन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। भाई जिसमें पता चले कि इसमें पाई बॉन्ड किसी में ज़्यादा है तो ऑब्वियस उसका कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, उसमें एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, उसमें रेजिडेंस दूर तक होगा, उसका रेजिडेंस एनर्जी ज़्यादा आएगा। ये कंपेरिजन लीनियर और क्रॉस का तभी करना उचित होगा जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लोन पेयर जो भी हो दोनों चीज़ों में सेम हो। दो पाई बॉन्ड एक लोन पेयर रेजिडेंस में इन्वॉल्व था, हाँ बस डायरेक्शन की दिक्कत थी, बस यहाँ भी दो पाई बॉन्ड एक लोन पेयर रेजिडेंस में इन्वॉल्व था, अदरवाइज ये कंपेरिजन गलत हो जाता है। ठीक है, याद रखिए लीनियर क्रॉस करना कब है। और देखते एग्जाम्पल कुछ ऐसा, फिर मिल गया हमको लीनियर और क्रॉस। आप देखो इस पाई बॉन्ड का, इस पाई बॉन्ड का इधर भी कॉन्जुगेशन है, इधर भी कॉन्जुगेशन, मिक्स डायरेक्शन, मिक्स डायरेक्शन, लेकिन देखो टोटल कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तीन पाई बॉन्ड। ये श्योर करिए टोटल तीन पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहां भी वही है। लेकिन इसमें क्या है, आप देखो जो भी ये डायरेक्शन, जो भी ये डायरेक्शन यही तो करोगे, एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है, एक सर्टेन डायरेक्शन में इधर चल रहा है, इसमें क्या है कुछ इधर कुछ इधर, चेक करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये कंपैरिजन तभी उचित होगा जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ओवरऑल जो भी है दोनों चीजों में सेम हो, ठीक है, तब। अदरवाइज जिस किसी मान लो दो है, एक में पाई बॉन्ड ज्यादा हो गया, देखते हो एग्जांपल ऐसा अगर हो तो उसमें लीनियर क्रॉस क्या करेंगे आप, एक में दूर तो कॉन्जुगेशन हो गया भले से क्रॉस ही रहा, तो उसका क्या कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक। तो ये कंपेरिजन समझना कि कब जायज है लीनियर और क्रॉस का। तो क्या यहाँ तो रेजोनेंस एनर्जी टू की वन से ज्यादा हो गई, टू की वन से ज्यादा होगी। याद रखिए क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर, ठीक है, माइनस चार्ज, वो दोनों चीजों में जिनमें कंपैरिजन आप कर रहे हैं लीनियर क्रॉस करने से पहले ये इंश्योर कर लेना है कि सेम हो। और मिल गया हमारा एग्जांपल जो हम खोज रहे थे। पहले इसमें देखो आप समझ गए होंगे, अभी लीनियर क्रॉस दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर। ये सारी चीजें तीन पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर इस स्पीशीज में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सारा का सारा एक सिंगल डायरेक्शन होगा। यहां से शुरू करेंगे आप, इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, बनाने की मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में, इधर एक सिंगल डायरेक्शन में आप फ्लो दिखाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स का, दिखाएंगे। इसमें कितने पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, एक दो तीन पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, है कि नहीं, तीन पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, तीन पाई बॉन्ड एक लोन पेयर। इन दोनों में वन और टू में आपको लीनियर और क्रॉस करना बनता है क्योंकि सेम है, बस डायरेक्शन थोड़ा। तीन पाई बॉन्ड एक लोन पेयर दोनों में है, तब ये लीनियर और क्रॉस की बात करना उचित है। जरा देखो अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें इधर दिखाएंगे, फिर इधर दिखाएंगे, कुछ इधर भी दिखाएंगे, कुछ ऐसे भी दिखाएंगे, है ना, मिक्स डायरेक्शन। मतलब लग रहा है ऐसे कुछ इधर फ्लो कर दिखा रहे हैं, कुछ इधर फ्लो दिखा रहे हैं, चेक करो, वो तो शुरू में ही लग गया। अब स्ट्रक्चर नंबर वन और टू में आप लीनियर क्रॉस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव सेम पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दे हैव ओवरऑल सेम पाई बॉन्ड, थ्री पाई बॉन्ड्स एंड वन लोन पेयर, ओवरऑल सब सेम। तो वन और टू में से तो वन की रेजोनेंस एनर्जी आप ज्यादा बोल सकते हैं, लीनियर है कॉन्जुगेशन और ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन। लेकिन जरा देखना आप थ्री वाले को, थ्री वाले कितने पाई बॉन्ड है उसमें, थ्री, ठीक है, ठीक है, तीन पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, जबकि है इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन। देखो एक ही ऐसी यही तो डायरेक्शन लिया है हमने,
इसमें क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन है इसमें। देखो सिंगल डायरेक्शन है, तो क्या आप बोल देंगे कि इसमें एक सर क्रॉस था, ये लीनियर वाला था, तो लीनियर वाले को ज्यादा कर दीजिए? अभी तो बताएं, अनइक्वल्स लोगों का कंपेरिजन नहीं करना है। अरे बेचारे में कॉन्जुगेशन है ही कितना, कहाँ दूर तक, इसमें जो भी था भले से था, क्रॉस था, लीनियर था, लेकिन एक बहुत दूर तक एक्सटेंशन था, इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस दोनों में अच्छा खासा था, तब आप कंपेरिजन कर पाए। इनका उससे क्या कर कंपेरिजन, उसमें एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर है, कितना दूर तक उसमें रेजोनेंस होगा? अनइक्वल्स में ये कंपेरिजन नहीं कर सकते लीनियर और क्रॉस का, उसकी रेजोनेंस एनर्जी इन तीनों में कम है। क्यों? उसमें बहुत दूर तक कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस उसमें कम है, जबकि है वो भी लीनियर है, अगर बोले तो लीनियर। उसका कंपेरिजन हमको उससे करना चाहिए था, किसी और से जिसमें एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर हो। इसको ध्यान देना है कि लीनियर और क्रॉस कहां करना है, ध्यान देना, लिमिटेशन, इसलिए सवाल पूछा गया। कब किया हमने? जब पाई बॉन्ड, देखो 3 पाई बॉन्ड एक लोन पेयर कॉन्ट्रीजुनेंस में इन्वॉल्व था, उसमें भी था, तब हमने डायरेक्शन की बात की लीनियर और क्रॉस की। उसमें क्या करेंगे बेचारे में, एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर है, लीनियर क्या क्या, इनसे क्या कंपेरिजन है, इनसे तो कम ही होगा। उसमें दूर तक कहाँ रेजिडेंस में, इसमें रेजिडेंस बहुत दूर तक है, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इनके ज़्यादा बनेंगे, जितने ज़्यादा ठीक है उतना इनके रेजिडेंस हाइब्रिड लो लेवल पे चला जाएगा, तो ऑब्वियस इनकी रेजिडेंस एनर्जी उससे तो कहीं ज़्यादा होगी। 1 2 3, हर एक फैक्टर को ध्यान में रखना है। अब चलिए एक और लीनियर क्रॉस वाला टर्म आ गया। अब जरा देखो इसमें, अब दो ऐसे मिल गए, फिर से वही बात, अब दो इसमें इसमें जरा देखो इस स्ट्रक्चर में, ओ का लोन पेयर इधर भी, अब इसमें देखो ओ के लोन पेयर का दोनों साइड क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ओ के लोन पेयर का दोनों साइड क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसमें एन के लोन पेयर का है क्रॉस कॉन्जुगेशन, है कि नहीं? इसमें एन के लोन पेयर का है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब दो स्पीसीज अगर ऐसी है, ऐसे बहुत समझदार समझ गए होंगे कि अब यहाँ क्या करें। अब दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन ऐसा भी आ सकता है, दोनों स्पीसीज में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो ऑब्वियस है अंतर किस बात का है वहां फोकस करेंगे, अंतर किस बात का है वहां फोकस करेंगे। अब दोनों में लोन पेयर डोनर कौन सा अच्छा है, एन की ओ। ऑब्वियस है कि एन चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए एन अच्छा लोन पेयर डोनर है, एन का रेजोनेंस इफेक्ट अच्छा होगा, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी सेकंड कंपाउंड की फर्स्ट से ज्यादा होगी। क्रॉस कॉन्जुगेशन तो दोनों में है, अब यहाँ कैसा लीनियर क्रॉस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको खोजना पड़ेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहीं पे। अब जरा इसको स्ट्रक्चर को देखो, इसमें कॉन्जुगेशन ऑब्वियस है, जितना दूर तक, अभी अभी हमने क्या कहा कि इसको क्यों पीछे कर दिया, लीनियर क्रॉस की बात चाहे जो भी बात करें, पहले आप ये तो शुरू करिए, ये क्यों, जबकि इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन था और इसको पीछे क्यों कर दिया, सबसे कम क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम था थर्ड वाले में, लीनियर क्रॉस चाहे भाड़ में, उससे क्या मतलब है हमको। आप इसमें कहाँ इतना पाई बॉन्ड, इतने लोन पेयर उसमें, ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ ज्यादा है, तो आप इसमें लीनियर क्रॉस करिए, वो बेचारा इनसे कुछ नहीं है, इन दोनों के आगे वो कुछ नहीं है, कहाँ एक्सटेंट है उसमें, कितना दूर तक रेजोनेंस है, इसको ध्यान में रखना है कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। जैसे ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहां तक, मैं कैनोनिकल डायग्राम अगर आप बनाते हो तो समझ गए होंगे, इसमें पूछा गया 1 और 2 में से किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगा, इसमें देखो कॉन्जुगेशन कहां तक है, बस यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब इसमें देखिए कॉन्जुगेशन कहां से कहां तक है, यहां, यहां, और आगे चल के यहां तक पूरा बना सकते हैं, बनाया नहीं जा रहा है, अब खुद दिख रहा है आपको, वैसे भी शुरुआत में ही पता चल जाएगा किसके नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि 2 की रेजोनेंस एनर्जी 1 से ज्यादा होगी। अनइक्वल्स में कंपेरिजन जब करना तब तो बहुत आसान है, तब क्या लीनियर क्रॉस ये सब करना है। अनइक्वल समझ रहे, इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस दूर तक कॉन्जुगेशन है, दूर तक सेकंड वाले में कंपेरिजन टू फर्स्ट। चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, कि अगर इन सब से काम ना चले तो, चलिए अब वो लीनियर हो गया, क्रॉस हो गया, और उनकी लिमिटेशन भी हमने ध्यान दी कि कहाँ तक कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, ये भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट, ये कि ठीक है लीनियर क्रॉस कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं इस पे ध्यान देना है, कब नहीं कर सकते। अब स्पीसीज हैविंग इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी देन दोज हैविंग अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग चाहे इनइफेक्टिव कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इंपॉर्टेंट ये नहीं है
कि किसी स्पीसीज के कितने बन रहे हैं स्ट्रक्चर कैनोनिकल, ये 5 बन गया, ये 20 बन गया है, उससे मतलब नहीं है। उसमें से कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर काबिल है, कितने इफेक्टिव है कंट्रीब्यूशन, कितना इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। नंबर्स कम हो, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी देखेंगे इसकी बात की ये क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव है नॉन इफेक्टिव कॉन्जुगेशन। नंबर्स नहीं कि किसी स्पीसीज के कितने बन गए, 20 बन गए, ठीक है, 2 ही बने, लेकिन 2 ही अगर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन दे, 2 ही अगर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन दे रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो दैट इज मोर एक्यूरेट देन नॉन इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो देखिए, अब देखने की बात है। चलिए यहां शुरू करते हैं सवाल। ये देखो, पहले हम दोनों का हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें देखो स्पीसीज, इसका एक बना हुआ है, इसमें एक दोनों में रेजोनेंस एनर्जी कंपेरिजन करना है। यहां पता चलेगा इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बात है। इसमें अगला रेजोनेंस बनाएंगे, एक बना हुआ है कैनोनिकल, अगला डायग्राम में यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इसका अगला डायग्राम जिससे हम, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा अगला कैनोनिकल डायग्राम। अब इस स्पीसीज का हम कैनोनिकल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये इधर, फिर इधर, NH माइनस CH डबल बॉन्ड NH। अब इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देखिए, अलग अलग स्पीसीज के हैं, ठीक है। हमने जो पहले इससे लेक्चर किया था उसमें क्या कंपेरिजन किया था, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही मॉलिक्यूल चाहे आयन के हमने 3-4 कैनोनिकल ड्रॉ किए, एनिलीन का ड्रॉ किया, चाहे जो भी, वो किसी सिंगल स्पीसीज के कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे जिनमें हमने रूल लिखे, रूल के हिसाब से कंपेरिजन किए। अब हम बात कर रहे हैं कंपेरिजन ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज। ये बात वहां हो रही है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज में कैसे, किसका मानेंगे इफेक्टिव कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इफेक्टिव रेजोनेंसेज। इसमें जरा देखो, इसमें 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने, एन पे माइनस, इसमें यहां एक बार है। अब माइनस, हम चाहेंगे माइनस का डिस्पर्सन हो रहा है, माइनस पहले सोचिए कहां स्टेबल ज्यादा होगा, माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू लेस के। अगर मैं नेगेटिव की डिस्पर्सन की बात करें, दोनों में नेगेटिव डिस्पर्स हो रहा है, अच्छी बात है, दोनों में नेगेटिव डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव का इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन, जो मैं बोल रहा इफेक्टिव का, पहले हमने देखा दोनों स्ट्रक्चर, दोनों ही स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, अच्छी बात है, दोनों में हो रहा है। अंतर कहां पे, अंतर कहां पे, अंतर है माइनस का पोजीशन, माइनस किस एटम पे। माइनस आप क्या चाहेंगे, पहले हम सोचेंगे माइनस कहां ज्यादा अच्छा होता है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस प्रेजेंट रहेगा, दैट इज फार बेटर, वो ज्यादा अच्छा है। इसमें माइनस चार्ज, 2 स्ट्रक्चर है इसके, इसमें एक बार माइनस चार्ज एन पे है, अगली बार माइनस चार्ज कहाँ है, अगली बार माइनस चार्ज कहाँ, कार्बन पे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें देखिए, यहां भी एन पे माइनस चार्ज, अगली बार भी माइनस चार्ज। इनके और भी 5 हो सकते थे, किसी के बन जाए, उससे मतलब नहीं, हम आगे बात करेंगे, उससे मतलब नहीं कितने बन रहे हैं, आगे कुछ भी बनाते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। इन दोनों में से जो, अब देखो इसके दोनों के दोनों काबिल, दोनों के 2 स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों काबिल, क्योंकि दोनों माइनस चार्ज जो है, दोनों माइनस चार्ज जो है एन से एन पे ही इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। माइनस चार्ज कहाँ है, एन पे, इसमें ये वाला तो बेकार हो गया, एन पे माइनस ज्यादा अच्छा है, किसी पे माइनस, ऑब्वियस एन पे माइनस, एन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये है इसका मतलब, इस स्पीसीज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर इफेक्टिव देन दिस स्पीसीज। तो इसमें क्या आएगा, रेजोनेंस एनर्जी 2 का 1 से ज्यादा। यहां तो 2-2 ही बने, अभी और देखेंगे। हाँ, तो नंबर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नंबर्स नहीं, नंबर्स बिल्कुल नहीं। आप यहां अनइक्वल लोगों में कंपेरिजन कर रहे थे, फिर से कहां सी पे माइनस, कहां एन पे माइनस, सिंपल सी बात है, कहां सी पे माइनस, कहां एन पे। और देखते, इन सब चीजों में हम बनाएंगे, तुरंत पता चल जाएगा, अनइक्वल चीजों में आप कंपेरिजन कर रहे हैं, एन माइनस इज मोर स्टेबल देन सी माइनस। अब देखो इसका भी कैनोनिकल बनाओ, अब आप समझ जाएंगे, अब आप समझ जाओगे इसका कैनोनिकल, अब आप कंपेरिजन समझ जाओगे। जैसे ही आप बनाए, या मन में भी सोच सकते हैं कि हाँ इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, लेकिन चलो मैं समझा दे रहा हूँ। अब इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इसका अगला स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट विल बी CH2 माइनस, और अब देखो O है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल, C और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैसा चार्ज सही रहता है, स्टेबल रहता है? माइनस के प्लस। ऑब्वियस है माइनस चार्ज, ऑब्वियस है कि माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों को देखिए, इसमें एक स्ट्रक्चर तो कम से कम ऐसा है, दो बने, लेकिन कम से कम एक स्ट्रक्चर तो ऐसा है इसके पास जिसमें O पे माइनस है। दो बने, दोनों भाई बराबर नहीं है, ठीक है, C माइनस आ गया, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो इसके पास ऐसा है जिसमें O पे माइनस है। इनमें जरा देखिए क्या फायदा है, किसी स्ट्रक्चर पे O पे माइनस है, ऊपर फालतू एकदम O पे प्लस। ज्यादा अच्छा होता कि C पे प्लस आता, O पे माइनस होता, ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इसमें देखिए एकदम उल्टा, O पे प्लस। मतलब इसको बोलेंगे कि ठीक है बने, लेकिन ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर इनसिग्निफिकेंट है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। यहां से क्या आएगा ऑर्डर, रेजोनेंस और एनर्जी का 1 > 2। देखिए तो दो बने, लेकिन कम से कम एक तो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो माइनस चार्ज कैरी हो रहा है किस पे, ऑक्सीजन पे कैरी कर रहा है। इनमें कुछ है ऐसा, अनइक्वल्स में कंपेरिजन कर रहे हैं, बहुत आसान होता है ये, और उसके लिए कुछ नहीं करना, बस बनाना है और थोड़ा सोचना है कि भाई ठीक है कितने बन गए उससे नहीं, वो क्या बता रहे हैं आप, वो क्या बता रहे हो, कैरी माइनस चार्ज प्लस चार्ज को कहाँ कैरी कर रहे हैं, कितने बन गए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब देखिए, अब देखिए, और इसके स्ट्रक्चर बनाइए, इसका अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका अगला स्ट्रक्चर CO माइनस AOH, ये तो बनेगा अगला इसका स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और इसका बनाइए एसीटेट का, एसीटेट का अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला। दोनों इक्वली स्टेबल भी होंगे, हमने ये सब कर लिया है स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेकिन चलो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब खुद देखिए, माइनस चार्ज है, माइनस हम कहाँ चाहेंगे, O एटम है, O पे कैसा चार्ज आप पसंद करेंगे, माइनस के प्लस, ऑब्वियस है कि माइनस, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो दोनों स्ट्रक्चर को, इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा मिला है जिसमें O पे माइनस है, लेकिन साथ साथ में O पे प्लस भी एक, बेकार चीज। एक सिचुएशन अच्छी है तो दूसरी सिचुएशन बेकार कर रहा है, लेकिन जरा उसको देखो, उसको दोनों ही स्ट्रक्चर में O पे माइनस है और कहीं प्लस नहीं O पे, दोनों ही स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे माइनस और कहीं भी प्लस नहीं है, ऑब्वियस है उसकी रेजोनेंस एनर्जी इनसे ज्यादा होगी। तो क्या होगा इसका आंसर, 2 > 1। ये इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजोनेंस, नंबर्स नहीं, इफेक्टिवनेस, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर इफेक्टिव होगा, रेजोनेंस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। इफेक्टिवनेस इन द सेंस आप समझ रहे होंगे, ये चार्ज कैरी कैसे कर रहे हैं, किस टाइप का एटम किस टाइप का चार्ज कैरी कर रहा है, उससे पता चल जाता है। और देखिए नंबर्स नहीं, इधर आ जाते हैं, चलिए अब आप बिल्कुल वो क्वेश्चन सेम टू सेम है ये। इसके हम बता रहे हैं 3 स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, चलो बना दे, कई बार किया हमने लास्ट में। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन के 3 होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कार्बोनेट आयन के 3 होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बनाया है हमने, एक ये और ये वाला। तीनों स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से इक्वली स्टेबल है पहली बात तो, और माइनस चार्ज है भी तो कहाँ, माइनस चार्ज है भी तो कहाँ, ओ पे। अच्छी बात है, अच्छा है कि गलत है, ओ पे माइनस चार्ज, बिल्कुल सही। ठीक है चलो अब इसका देख लेते हैं, ये क्या बता रहा है, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बस बनाइए और पढ़िए उसको कि क्या वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो, और इन्फॉर्मेशन कितना जायज है। सिंपल, ये कोई कहता है कि सर ये इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव कैसे समझे, अरे बनाओ यार, आपको बता देगा वो, बनाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिवनेस मतलब चार्ज कहाँ पे है, माइनस चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्लस चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, दैट विल बी ओके। अब उल्टा सीधा दिखाया गया तो मतलब गलत है, उसका मतलब है इफेक्टिवनेस का। इसका बताइए फॉर्मेट आयन का, फॉर्मेट आयन का बनाइए, इसके तो भाई दो ही बन पाएंगे, इसके दो ही बन पाएंगे, माने आप खुद देखिए, इसके दो बन पाए हैं, दोनों में ओ पे माइनस है, ठीक है, तो इसमें कहीं अंतर नहीं है, ये भी कम नहीं है, इसके पास भी जो भी माइनस है सब ओ पे ही है। और कितने बन जाए, 3, कितने बन गए, 3 ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें ओ पे ही माइनस है, कहीं से डिफरेंस नहीं है उनमें से, चार्ज जहां जहां चाहिए माइनस चार्ज वहीं पे है, ऑब्वियस है। इसका मतलब इसमें क्या बनेंगे, ये हो गया मोर इफेक्टिव रेजोनेंस, तो 1 विल बी ग्रेटर देन 2। यहां हमने क्या देखा, नंबर्स, क्योंकि सब स्ट्रक्चर तो ये बता रहे थे ऊपर माइनस, तो अंतर कहाँ है, नंबर्स, नंबर्स यहाँ 3 है, वहां 2 बार, बस 2 बार। और देखिए इसका एक स्ट्रक्चर ये है, कार्बोक्सिलेट आयन,
बेंजोएट, और एक ये बनेगा, चलिए हमने बना दिया। इसके जरा देखिए, इनको जरा देखिए, इसके अब यहां पता चलेगा नंबर्स का फर्क। यहां नंबर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, नंबर्स नहीं, इफेक्टिवनेस। यहां तुमने कहा सर आप तो नंबर बोल रहे थे, नंबर तीन तीन वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, क्यों? क्योंकि बाकी बातें तो सेम आ गई, दोनों में तो ओ पे माइनस ही है, सारे स्ट्रक्चर में ओ पे ही माइनस दे रहा है, ये भी, तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? इसके नंबर थोड़े ज्यादा हो गए, इसके नंबर थोड़े ज्यादा हो गए। इसमें देखिए, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, जरा देखिए इसके स्ट्रक्चर को। एक पहला स्ट्रक्चर ये बनेगा, फिर स्ट्रक्चर इसका यही बनाते रहो, ये बनेगा, हम्म, ये फिर स्ट्रक्चर इसका, यहां माइनस आएगा, और एक स्ट्रक्चर ऐसा लास्ट वाला ये वाला बनेगा। ये हमने पहले भी कई बार बनाया है। चलिए अब जरा देखिए, पांच पांच स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन के, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, ये है बेंजोएट आयन, पांच पांच स्ट्रक्चर। लेकिन अब स्ट्रक्चर है कितने उससे मतलब नहीं, सही कितने हैं, काबिल कितने हैं, ये फालतू वाले ज्यादा कितने हैं वो भी देखिए। माइनस चार्ज कहां पे अच्छा रहेगा, माइनस चार्ज कहां पे अच्छा रहेगा? ओ पे, ओ है, सी है, वही तो दिखाया गया, ओ पे ज्यादा अच्छा रहेगा माइनस चार्ज। अब इसमें देखिए, ठीक है दो स्ट्रक्चर में ओ पे माइनस है, बिल्कुल है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में तीन स्ट्रक्चर एकदम महारथी, तीन स्ट्रक्चर इसमें ऐसे है, तीन तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें क्या है, माइनस चार्ज क्या है, सी पे, वो है उनका होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, वही है इनफेक्टिव। इसमें देखो दो ही है, कोई बात नहीं, दो है, दो है, बिल्कुल कम है, पांच से तो कम ही होता दो, लेकिन दोनों दोनों है इफेक्टिव वाले, दोनों इक्वली स्टेबल, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में होगा इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन। जितना स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पांच लोग हैं, लेकिन पांच लोगों में से तीन लोग एकदम महारथी है इनका, ठीक है, यहाँ पे होगा अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। फिर से वही बात आ गई, देखो जरा अंतर, यहाँ तो सारे डायरेक्ट अंतर दिख रहा है। जैसे ही भाई आप ओ पे माइनस और सी पे माइनस में क्या कंपेरिजन कर रहे हो यार, ओ पे माइनस इज मोर स्टेबल, ओ माइनस इज मोर स्टेबल देन सी माइनस, यही तो बोल रहा हूँ। यहाँ क्यों किया? क्योंकि दोनों सेम जानकारी दे रहे थे। आगे आंसर, मतलब इसकी एनर्जी, रिडनेस एनर्जी बेंजोएट आयन की कार्बो फिनॉक्साइड से ज्यादा होगी। तीन फैक्टर्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको देख लेते हैं, इसके भाई बनेंगे चार, हम बना चुके हैं, इसके भाई चार बनेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसके कितने बनेंगे? तीन, नैप्थलीन, और उसमें भी अलग अलग स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसके जो चार स्ट्रक्चर बनेंगे, प्लीज इसके चार स्ट्रक्चर क्या होंगे? इक्वली स्टेबल, 1 = 2 = 3 = 4, बिल्कुल चारों बना लिया हमने पहले। इसके स्ट्रक्चर जो बनते हैं, तो एक सबसे ज्यादा, एक उसमें से कोई भी बना लीजिए, एक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बाकी दोनों बराबर थोड़ा कम। अब क्या है, यहाँ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, चारों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड में बराबर कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि इक्वली स्टेबल है। इसमें थोड़ा अनइक्वल हो गया, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी किसके ज्यादा होगी? डाइफिनाइल की, जो भी है डाइफिनाइल मेथेन की एनर्जी क्या होगी? नेप्थलीन से तो ज्यादा ही होगी, कि नेप्थलीन के बनते हैं तीन स्ट्रक्चर, और तीनों भी इक्वली स्टेबिलिटी का अलग अलग ऑर्डर। इसके बनेंगे चार स्ट्रक्चर, बना चुके हैं सब, और चारों होंगे इक्वली स्टेबल, इक्वल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। और कोई फैक्टर? हाँ, एक क्वेश्चन रह गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है। यहाँ पहले एफ के पास है लोन पेयर, इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ भी होगा भाई। बी आर के पास है लोन पेयर, भाई उसी का तो भाई है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एक्सटेंड टू सेम, मतलब इफ लोकलाइजेशन तो सेम एक्सटेंड तक है, सेम दूरी तक है। अंतर क्या है? फ्लोरीन और ब्रोमीन, जहाँ पे भाई एटम अलग अलग दिख रहा है वहीं पे देखिए बाकी चीजें तो सेम है। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? क्लोरीन, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 2p, और फ्लोरीन के लोन पर किस ऑर्बिटल में है? 2p में। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होगा फ्लोरीन के केस में, दैट विल बी 2p पाई कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ पे कैसा कॉन्जुगेशन होगा? 2p पाई। अब अंतर यहाँ ब्रोमीन में, यहाँ कार्बन का तो 2p ऑर्बिटल लगेगा, कार्बन का 2p, लेकिन ब्रोमीन में है 4p में लोन पेयर है, तो यहाँ पे कौन सा पाई बॉन्डिंग होगी? 2p पाई 4p पाई। अब बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ी है तो बिल्कुल जानते हैं कि इक्वल साइज के ऑर्बिटल्स हमेशा इफेक्टिवली ओवरलैप करते हैं कंपेरिजन टू अनइक्वल साइज। तो 2p ओवरलैपिंग विल बी मोर इफेक्टिव देन कंपेरिजन टू 2p एंड 4p। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी इस बार? 1 की 2 से ज्यादा होगी, 1 की 2 से ज्यादा होगी।
तो हमने इतने वेरिएशन देख लिए हैं कि आई होप कि अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा तो आप सोच पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे अब ज़्यादा कोई फैक्टर कंसिडरेबल होगा रेजोनेंस एनर्जी निकालने में। करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता दिया जाएगा उसको कि अगर मुझसे कोई फैक्टर छूट गया हो, ऐसा तो लग नहीं रहा मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है, परफेक्शन कोशिश करता है आदमी, लेकिन हो सकता मिलता नहीं, तो आप क्वेश्चन करो। इसके अलावा भाई क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे कराए गए हैं अलग अलग व्यू दिखाने के लिए कि क्या क्या सोच सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी में, ये प्रयास था। और उसके अलावा क्वेश्चन करो मिल जाता है, इस पे बेस्ड तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अच्छी बात होगी, हम कहीं इंक्लूड करेंगे उसको। थैंक्स। और जीओसी के बाकी लेक्चर भी धीरे धीरे बन रहे हैं, उनको देखिए, आपको जरूर इंजॉय आएगा, इन्वायरमेंट आएगा पढ़ाई में और उसके साथ सवाल करने में। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं जितने अलग अलग वेरिएशन हो केटायन के एसिडिटी के क्वेश्चन, एनायन का अलग अलग कुछ करा दिया है तो आपको आइडिया लग जाता है। स्टूडेंट है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत जल्दी ही आइडिया लग जाता है कि क्या वो कंसीडर कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को जो ध्यान से पढ़ते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट।